एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव का शिकार नजर आती है। गुज़िश्ता चंद बरसों में आलमी डिमांड भी खासी कमज़ोर हुई है और ऐसा महसूस होता है कि असल मसाइल एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं बल्कि शायद इंटरनल फैक्टर्स ही हैं। इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान महंगी बिजली और गैस के अलावा गैर यकीनी पॉलिसीज़ के साथ टैक्सेस की कॉम्प्लिकेशंस और बर वक्त रिफंड्स ना मिलने से भी हुआ है। जब यूरोप, अमेरिका और बरतानिया जैसे बड़े मार्केट्स में बैक वक्त एक्सपोर्ट्स कम हो और मसला मार्केट एक्सेस का ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि मसला फिर इंतज़ामी नौइयत का है। अब टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री ज़र मुबादला के हुसूल के साथ साथ रोज़गार के भी बड़े मौक़े पैदा करती है और सनती सरगर्मियों का बुनियादी सतून भी है। मगर पिछले 5 सालों में ख़ासतौर पर 2023 में उसके बाद से हमने देखा कि एनर्जी कॉस्ट में तेज़ी से इजाफे ने इसके कॉम्पिटेंसी को ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत इस वक्त 14 से 15 अमरीकी सेंट फ़ी यूनिट तक जा पहुंची है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक में हमने ये 8 से 9 सेंट के करीब देखी है। फिर गैस की कीमतें भी खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं और जिससे फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इसके मुकाबले में हम अगर भारत को देखें, चाइना को देखें या फिर वियतनाम को देखें, इन तमाम ममालिक ने अपनी इंडस्ट्री को हुकूमती मदद दी है। जैसे भारत ने अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट सपोर्ट पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं। फिर चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और सब्सिडीज़ के जरिए रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस हासिल किया है। फिर वियतनाम ने तो बहुत तेज़ी के साथ इनकलाबी इकदाम उठाए, टैक्स रिलीफ के साथ साथ सस्ती ज़मीन और फिर प्राइवेट सेक्टर को उसने सहूलतें दी और इस सब के नतीजे में एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा किया है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा कॉस्ट और गैर मुस्तकिल पॉलिसी माहौल में मुकाबला करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की नई टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी जो 2025 से 2030 तक के लिए है, इस बहरान को तस्लीम करती है और इस पॉलिसी का टारगेट एनर्जी की कीमतों को इलाकाई सतह पर लाना है, यानी बिजली तकरीबन 9 सेंट फ़ी यूनिट पर आ जाए और इसके साथ साथ सोलर नेट मीटरिंग के अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी और कम खर्च बिजली करने वाली मशीनरी पर तवज्जो दी जाए। अब इस पॉलिसी का मकसद 2030 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को तकरीबन 30 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 17.88 बिलियन डॉलर रही हैं, जबकि माली साल 2025-26 में जुलाई से नवंबर तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 7.84 अरब डॉलर्स रही हैं, जो ये वाजे करती हैं कि अब ये सेक्टर खासा स्लो हो चुका है, जो साबित करता है कि टेक्सटाइल में बेहतरी वैल्यू एडेड मसनूआत के साथ सिंथेटिक फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल के बगैर मुमकिन नहीं है। अब अगले 5 सालों में एक्सपोर्ट्स को बचाने के लिए फौरी इकदाम ज़रूरी हैं। एनर्जी कॉस्ट सस्ती किए बगैर, टैक्स आसान किए बगैर और इस इंडस्ट्री को वाज़ेह सिमत दिए बगैर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ख़तरा बढ़ेगा। अगर बर वक्त फैसले ना किए गए तो फिर पाकिस्तान न सिर्फ एक्सपोर्ट्स की कमी का शिकार हो सकता है बल्कि आलमी मार्केट में दोबारा जगह बनाना भी मुश्किल हो सकता है। अब ज़र मुबादला के साथ बेरोज़गारी और मईशत में फिर इसके नतीजे में गिरावट यकीनी हुई। अब ये सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है, अगले 5 साल में क्या वाकई 30 अरब डॉलर तक के हदफ को हासिल किया जा सकता है और हुकूमत अब कितना इस वक्त इंसेंटिवाइज कर सकती है इस इंडस्ट्री को। हसन शफकात साहब CEO हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के, उनके सामने सारे सवाल रखेंगे। हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो इस वक्त मौजूदा चैलेंजेस हैं ज़रा वो भी आप बताइएगा कि इस वक्त आपकी इंडस्ट्री किन बुनियादी चैलेंजेस को फेस कर रही है और इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है और फिर कैसे 30 अरब डॉलर तक का सफ़र मुमकिन हो सकता है। थैंक यू अरबाज साहब, आपने इब्तदाइये में मोरलेस सारी वो इश्यूज हाईलाइट भी कर दिए हैं, बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे ज़्यादा है, बिजली की कीमत कैसे इन कंपैरिजन टू आवर कंपेटिटर्स ज़्यादा है, टैक्सेशन के हमारे मसाइल हैं। एट द सेम टाइम मैं आपकी इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि रिसेंटली अक्टूबर में 2025 IMF ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अंदर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि मुख्तलिफ जो मुल्क हैं जो भी कंपेटिटिवनेस के या ट्रेड के इश्यूज फेस कर रहे हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेजेस अपनी इंडस्ट्रीज को दिए हैं। जैसा कि भी आपने इंडिया की मिसाल दी कि जैसे ही US एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर टैरिफ लगाया तो अभी नवंबर में उनकी कैबिनेट ने $5 बिलियन का एक पैकेज अप्रूव किया। वियतनाम का भी आपने हवाला दिया, वियतनाम की ऑलरेडी $400 बिलियन की एक्सपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद US टैरिफ्स के बाद उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को मजीद कंपेटिटिव बनाने के लिए, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए
ताकि उनकी रिलायंस किसी सिंगल मार्केट पर ना हो, उन्होंने डोए मोए रिफॉर्म्स 2.0 के नाम से एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंदर वो मैसिव किस्म की इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। ना सिर्फ वो अपनी गवर्नमेंट का साइज छोटा कर रहे हैं, उनके जो मुल्क में प्रोविंसेस हैं उनको वो कम कर रहे हैं, और ये सारा जो एक्सपेंडिचर के अंदर जो सेविंग होगी, उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये सारे के सारे पैसे डाइवर्ट किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ और अपनी इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव बनाने के लिए। अब इन सब सूरत हाल के अंदर जो हमारे नंबर्स आपने जैसे खुद बताया है कि सब के सब मार्केट्स के अंदर पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डिक्लाइन है। हमारी अगर आप टॉप मार्केट्स में देख लें, नंबर 1 पे यूरोपियन यूनियन है, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर पिछले साल से डिक्लाइन है। नंबर 2 पे हमारी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो यूएस है, उसमें भी हमारा डिक्लाइन है। यूके हमारी थर्ड बड़ी मार्केट है, उसमें भी हमारा डिक्लाइन है। उसके बाद यूएई है, बांग्लादेश है। तो इन तमाम हमारी टॉप डेस्टिनेशंस के अंदर हम डिक्लाइन कर रहे हैं। अब थोड़ा अर्सा पहले जब यूएस टैरिफ पाकिस्तान पे 19% का अनाउंस हुआ, तो एक जूम किया जा रहा था कि हम शायद इससे बहुत फायदा उठा लेंगे, और चाइना पे चूंकि हमसे ज्यादा टैरिफ है और इंडिया पे चूंकि हमारे से ज्यादा टैरिफ है, तो हमें कोई मेजर इसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा है, और साइमल्टेनियसली इंडियन गवर्नमेंट ने और चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्री को ऐसे पैकेजेस दिए हैं कि हम और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, दे हैव बीन अनएबल टू इंक्रीज देयर शेयर आइदर इन द यूएस मार्केट जहां पर डिक्लाइन है, और साइमल्टेनियसली हम ईयू के अंदर जो हमारी यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ी मार्केट है, हम लोग एक बहुत सिवियर इस वक्त आप समझ लें कि कंपटीशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर और इंडिया पे जो टैरिफ यूएस ने लगाए हैं, उन्होंने सारे का सारा जो अपनी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है वो ईयू की तरफ डाइवर्ट कर दी है। तो अब अच्छा, इस सूरत हाल में एक मजीद अपडेट आपको मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊं कि 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपना फाइनलाइज कर लिया है। यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, इन सब मुल्कों के अंदर 2025 के अंदर इन्होंने अपने सारे एग्रीमेंट्स को या तो फाइनलाइज कर लिया है, बिल्कुल वो साइनिंग के करीब आ गए हैं, या अगर उनकी पहले स्कोप कम था तो उनके स्कोप को एनहांस किया है। ये सब काम इसी तरीके से, इसी वजह से उन्होंने किए हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ने मार्केट एक्सेस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस राइट नाउ। आप देख रहे हैं कि हम इन सब बड़ी मार्केट्स में एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, हमारा मसला इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का है। तो हसन साहब ने पिछले 1-2 साल में बड़ी हुकूमत की तरफ से ये वर्जन भी उनका सुना, बड़ी कोशिश देखी कि वो कॉस्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह बिजली की कीमत कम हो, गैस की कीमत पर किसी तरह कंट्रोल रहे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। तो अब ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो 5 साल की पॉलिसी और फिर इसके टारगेट्स रख दिए गए हैं, इसको सामने रखते हुए ये कैसे अचीवेबल होंगे? जो ये इस वक्त जो चैलेंजेस आप लोगों को दरपेश हैं उसको सामने कैसे ये मैनेजेबल होगा? देखिए जी, कल हमारी एक मीटिंग कॉल की थी प्लानिंग मिनिस्टर ने, एहसन इकबाल साहब ने, और उसके अंदर दोबारा उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया उस मीटिंग में, और वो उसमें तमाम मेजर एक्सपोर्टर्स तमाम सेक्टर्स के, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स गुड्स और लेदर, तमाम सेक्टर्स जो थे, फार्मेसी, एवरीबडी वाज देयर। उसके अंदर उनकी स्टार्टिंग में एहसन इकबाल साहब ने यही कहा कि उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर को अभी एक रिसेंटली प्रेजेंटेशन दी है, जिसके अंदर उन्होंने उड़ान प्लान के जो इनके टारगेट्स हैं उसके हवाले से बताया है कि जी अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को $60 बिलियन तक ना लेकर गए तो हम IMF प्रोग्राम से बाहर नहीं आ सकेंगे। अच्छा, अब जो आप इमीडिएट रिलीफ की जैसे बात कर रहे हैं, देखें कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि आई एम सॉरी टू से सेल्फ क्रिएटेड है। मिसाल के तौर पे जो RLNG की प्राइस हमें इस वक्त कैप्टिव पावर प्लांट्स को, जो हम खुद से अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके ऊपर जो लेवी लगाई गई, उसका मकसद ये था कि हम फोर्स कर दें इंडस्ट्री को कि वो ग्रिड की तरफ आए।
ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आए। अच्छा, आप उसके अंदर इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज रेट है पर MMBTU गैस का और LNG का, वो तकरीबन ऑन एवरेज $9 है। पाकिस्तान में भी जो हमने कतर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है वो हमें पोर्ट के ऊपर $7 में मिल जाती है। $7 पे मिल जाने के बाद अगर आप उस पे अपने पोर्ट चार्जेस और बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट डालें तो वो $9 पर MMBTU से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर एक लेवी लगा के उसकी प्राइस $15 पर MMBTU की हुई है। तो जो बिजली हमें गवर्नमेंट दे रही है उसकी प्राइस की तरफ आ जाए। जैसे आपने खुद बताया कि हमें बिजली की कॉस्ट इस वक्त 12.5 सेंट पर किलोवाट आवर पड़ रही है। हमारे सारे जो कंपेटिटर्स हैं उसमें 5 to 9 सेंट्स पर किलोवाट आवर उनकी प्राइसेस हैं। अब इसके अंदर हम ये नहीं कहते कि यार आप हमें कुछ सब्सिडी दे दें, हम ये नहीं कहते कि आप हमें बिजली मुफ्त दे दें, हम ये कह रहे हैं कि जो कम से कम एक्चुअल प्राइस है जो सारी दुनिया अपने एक्सपोर्टर्स को दे रही है आप हमें वो चार्ज करें। अब बिजली की प्राइस का आप ये अंदाजा करें कि जो क्रॉस सब्सिडी का बीच में कंपोनेंट है वो जो ये 10 डिस्कोज हैं उसके हवाले से हुई 130 बिलियन रुपीस की क्रॉस सब्सिडी है। अगर आप उसमें के इलेक्ट्रिक शामिल कर लें तो ये 160-161 के करीब आपकी क्रॉस सब्सिडी बनती है। अब ये क्रॉस सब्सिडी गवर्नमेंट इसलिए देती है कि जो बीच में कंज्यूमर्स हैं हाउस होल्ड के जिनको हमने 200 या 300 यूनिट फ्री बिजली देनी है, वो पैसे आप इंडस्ट्री को तो चार्ज ना करें। वो पैसे अगर आपने पे करने हैं तो आप उसको बिस पे थ्रू पे करें या आप उसको अपने बजट से पे करें या PSDP से उसको फंड करें। गवर्नमेंट ने एक नेकी भी करनी है और एट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस करनी है। तो इस तरीके से तो कंपेटिटिवनेस का जो मसला है वो हल नहीं हो सकता है जी। और हसन साहब, रिन्यूएबल पर अगर ये इंडस्ट्री शिफ्ट होना चाहे और बहुत सारी कोशिश भी इस सिलसिले में हो चुकी है तो ये उसके भी कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं आ रहे सोलर पर अगर इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहें? सर सोलर पे हम देखें, सोलर पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, मेजॉरिटी इंडस्ट्री ने शिफ्ट किया है, लेकिन आप देखें सोलर देयर इज ओनली सो मच स्पेस अवेलेबल। अब मैं सोलर अपने छत पर लगा सकता हूँ, मैंने अपने छत पे लगा दिया सोलर, मेरे से मुराद है मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फैक्ट्रीज ने, कंपनीज ने अपने छतों पर लगा दिया, उन्होंने अपने पार्किंग स्पेसेस को यूज कर लिया, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को यूज कर लिया। लेकिन सोलर अभी भी हमारी टोटल कंजम्पशन का सिर्फ 10% 15% के करीब है। अच्छा। अब अगर मैं मजीद ये करना चाहूँ कि मैं एक जमीन अलग से खरीदूं और उसके ऊपर एक सोलर फार्म एस्टेब्लिश कर लूं तो उसमें फिर मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मुझे वो बिजली जब वहां से अपनी फैक्ट्री तक लानी है तो मुझे गवर्नमेंट का ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है। उस ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट की जो व्हीलिंग पॉलिसी है वो अभी तक एक तो फाइनलाइज नहीं हुई और उसमें जो रेट वो हमें चार्ज कर रहे हैं उसके अंदर अगेन ये क्रॉस सब्सिडी वाला मामला भी आ जाता है, उसमें बिजली चोरी वाला, उसमें इनएफिशिएंसी वाला, उसमें नॉन रिकवरी ऑफ बिल्स वाला, वो सारी कॉस्ट जब आप इनबिल्ट करके हमें बिलिंग चार्ज डालते हैं तो वो हमें फिजिबल ही नहीं रहता। तो अब इस हालात में हम रिन्यूएबल की तरफ कैसे जा सकते हैं? जो हमारी ऑलरेडी कैपेसिटी है उसको हम मीट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन शफकात साहब, पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। हमें भी अब ये उम्मीद है कि हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचे भी, जो पहले भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पहुँची और फिर हुकूमत इस पर कोई पॉजिटिव स्टेप भी उठा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो मुश्किलात हैं और ओवरऑल इंडस्ट्री की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी लाने के लिए कोई फौरी इक़दाम किए जाएँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।